नमस्कार दोस्तों, संघीय बजट 2022-23 के इस सेशन में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम बड़े विस्तार से समझने वाले हैं यूनियन बजट 2022-2023 को। तो इस लेक्चर की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 जिसकी परीक्षा निर्धारित की गई है 12 जून 2022 को, तो उसके लिए हमने एक जो है कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है जिसमें कि आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे सब्जेक्ट के वो पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ सबके पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी ताकि आपने जितना पढ़ा उसे कितना आत्मसात किया और कितना अच्छे से आप उसे समझ पाएं, उन सबको जो है जांचने के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। और एग्जाम से पूर्व जो है हम लोग एक ग्रुप बना करके उसके माध्यम से क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों की तैयारी कराएंगे। तो पूरा इंटीग्रेटेड जो है ये सल्यूशन है। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में भाग लेना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है इस हमारे वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन यूपी पीसीएस प्री 2022 लिख करके हमें 9506742546 पर व्हाट्सएप करें। इसके बाद सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, डेमो लेक्चर्स वगैरह सब आप जो है देख सकते हैं, कैसी क्वालिटी है वो सब जान सकते हैं। इसके बाद सब चीज़ें ठीक लगे तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी तो बात हुई जो है हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम की। अब हम आ जाते हैं केंद्रीय बजट 2022-23 पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण ने इसे जो है संसद में पेश किया। और इस लिहाज से भी जो है ये बजट महत्वपूर्ण रहा क्योंकि आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जो 75 वर्ष के लिए, तो वो और उसके बाद जो आने वाला 25 साल है यानी आजादी के बाद जो 100 साल है, 75 साल जो हो गया, संपन्न हो गया। अब आने वाला जो 25 साल है यानी आजादी मिले हुए जो 100 साल आएगा, तो उसके लिए पूरी कार्य योजना है अगले 25 सालों के लिए, वो इस बजट में जो है बताई गई है। ठीक है, तो 25 वर्षों के लिए एक योजना भी निर्धारित किया गया है। उसी अवधि को अमृत काल के रूप में संदर्भित किया गया है। तो पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया गया इस वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बजट की रूपरेखा, एक बार इस पर हम थोड़ा समय देना चाहेंगे। बहुत अच्छा चार्ट है, मैं बोलता जाऊंगा तो अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छे से ना दिखे तो भी आप जो है समझ पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं और बहुत सारी जो है बुनियादी बातों को भी हम समझेंगे। मैं चाहूंगा कि यहां पे थोड़ा आप समय दीजिए। तो सबसे पहले तो यहां पे क्या लिखा है, बजट का साइज लिखा है। कितना लिखा है, तो 39.45 लाख करोड़, इतना बड़ा बजट है हमारा। यानी हम इसे जो है ऐसे कहें तो 40 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट है। अब देखिए, जैसे एक आम व्यक्ति जब अपने घर का बजट बनाता है तो वो पहले अपनी इनकम को देखता है और उसके बाद जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को निर्धारित करता है, यानी जितनी इनकम उसी के हिसाब से वो एक्सपेंस तय करता है। तो घरों में जो हम लोगों बजट बनाते हैं या किसी भी संस्थान में बजट बनता है तो उसमें पहली बात क्या होती है कि पहले इनकम के कॉलम को हम देखते हैं, उसके बाद एक्सपेंस के कॉलम को बनाते हैं। लेकिन जब पब्लिक बजट बनता है यानी जब सरकारों का बजट बनता है तो इसके ठीक उलट होता है। सरकारों के बजट में सबसे पहले हम व्यय को जोड़ते हैं, हम इनकम की तरफ नहीं जाते हैं, हम ये जोड़ते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। तो जब हम एक्सपेंडिचर जोड़ते हैं तो इस साल के बजट में यह बताया गया है कि लगभग 40 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है। तो पहले पब्लिक बजट में हमेशा एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं और उसके बाद जब एक्सपेंडिचर निर्धारित कर लेते हैं तो फिर जो है हम अपने जो है
रेवेन्यू को जोड़ते हैं, अपने इनकम को जोड़ते हैं, और उसके बाद जब कमी हो जाती है तो हम उधार वगैरह लेने जाते हैं, और वही फिर राजकोषीय घाटा और फिर राजस्व घाटा और बहुत सारे शब्द, वो सब हम समझ लेंगे। ठीक है, तो यहां पे बताया गया कि भैया बजट जो है 40 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है। तो इसका मतलब है कि इतना जो है पैसा चाहिए, 40 लाख करोड़। तो वो कहां कहां से पैसा जुटाया जाएगा उसको हम अभी देखेंगे, लेकिन व्यय कहां कहां किया जा रहा है उसको देख लें। तो इस 40 लाख करोड़ में यह बताया जा रहा है कि योजनाओं का जो व्यय है, स्कीम एक्सपेंडिचर है, वो जो है 16.24 लाख करोड़ की है। इतना पैसा यहां जाएगा। इसके बाद दूसरा देखें हम तो ट्रांसफर, इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंस में 23 लाख करोड़ जाएगा। अब इसमें स्कीम को जो है यहां आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, उसमें कितना जाएगा, तो सोशल सर्विसेज में कितना जाएगा, तो 0.51 जाएगा। जनरल सर्विसेज में कितना जाएगा, तो 1.62 जाएगा। इकोनॉमिक सर्विस में, फिर उसके बाद सब्सिडी में कितना जाएगा, तो 3.56। ये बड़ी मद है सब्सिडी की, तो सब्सिडी में जाएगा तो ठीक है, लेकिन किन किन चीजों पे सब्सिडी में जाएगा, तो बताया गया है कि फर्टिलाइजर पर 1.05 जाएगा, फूड पर जाएगा 2.07, अदर्स पे जाएगा। इस तरीके से जो है पेट्रोलियम पे देखें तो बहुत पहले पेट्रोलियम में सब्सिडी खूब जा रही थी, लेकिन पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का दाम लगातार जो है स्टेबल रहा या गिरता रहा इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन भारत में जो है क्रूड ऑयल के दाम पे प्रभाव नहीं पड़ा। तो जितनी सब्सिडी पहले दी गई थी वो सब जो है धीरे धीरे खींच ली गई। इसलिए देखिए तो पेट्रोलियम का जो है 0.06 इतनी ही सब्सिडी है, ये बहुत घट गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सारा एक्सपेंडिचर का मामला है। तो जब हमने ये निकाल लिया कि 40 लाख करोड़ का हमारा एक्सपेंडिचर है इस वर्ष का, तो अब हमें इनकम दिखाना होगा कि भाई हमारा इनकम क्या क्या है। तो अब इधर आए हम जो है, क्योंकि ये 40 लाख करोड़ तो हमें पूरा करना होगा, क्योंकि ये हमारा खर्च है, तो इतना तो हमें पैसा लाना होगा। तो पैसा आ कहां, कितना रहा है एक्चुअल, कैसे उसको देखें। तो देखिए यहां पे ये बताया जा रहा है कि नेट टैक्स रिसिप्ट से जो है हम 19.35 लाख करोड़ रुपए जुटा लेंगे। तो लगभग जितना बजट का आधा कहां से आ जा रहा है, नेट टैक्स रिसिप्ट से। अब यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए जो टैक्स से इनकम आता है उसको सबसे शानदार इनकम माना जाता है सरकार की, क्योंकि इसमें कोई लायबिलिटी सरकार की नहीं होती है। तो टैक्स लगा करके जो पैसा आता है उसे सबसे शानदार पैसा माना जाता है, सबसे अच्छा वे माना जाता है सरकार की आय का। अब वो क्यों माना जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे ग्रास टैक्स रेवेन्यू कुल मिलाकर के 27 लाख करोड़ बताया जा रहा है, जिसमें जीएसटी है 7.80। इसे हम अलग से भी देखेंगे, अभी देख लीजिए। तो जीएसटी है लगभग 7,80,000 करोड़, कस्टम से आ रहा है 2,13,000 करोड़, यूनियन एक्साइज से। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि किस मद से सबसे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा। ठीक है, इसके बाद जो है टैक्सेस ऑन इनकम, तो इनकम टैक्स से आ रहा है 7 लाख करोड़, कारपोरेशन टैक्स से 7.20 आ रहा है। तो अगर हम जो है डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो कारपोरेशन टैक्स अभी भी नंबर 1 पे है, लेकिन इनकम टैक्स अब एकदम इसके एकदम पास पहुंच गया है। पहले थोड़ा दूरी होती थी, लेकिन इस बार जो है पिछले कई वर्षों से जो काम हो रहा था उसमें अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना एफिशिएंट हो गया है कि अब जो है कर चोरी करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। सारे इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जा रहे हैं, बैंकों के माध्यम से पहुंच जा रहे हैं। कोई बहुत महंगी गाड़ी खरीद रहा है तो उस जो है कंपनी के माध्यम से पहुंच जा रहे हैं। कोई अगर लाखों में ज्वेलरी खरीद रहा तो उस दुकानदार पे है लायबिलिटी कि आप जो है सूचित करिए। मतलब बहुत सारे जो है ऐसे चीजें दी गई हैं कि लगातार इनकम टैक्स को सूचना मिल रही है, इसलिए इनकम टैक्स में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, तो टैक्सेस ऑन इनकम, कारपोरेशन टैक्स अभी भी 7.2 सबसे बड़ा टैक्स है यही प्रत्यक्ष कर में। उसके बाद जीएसटी में अप्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ा जीएसटी ही है। ठीक है, और उसके बाद जो है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 8.17। तो अब इसमें से जो है देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू 2.7,
अदर्स 1.3, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, ये भी जो है ये भी सरकार का जो है एक अच्छा माना जाता है कि भाई जो सरकार की पीएसयूज है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी कंपनियां हैं वो लाभ कमाती हैं तो वो लाभांश देती हैं सरकार को, सरकार का उसमें बहुत बड़ा स्टेक है, तो वहां से जो इनकम होता है। तो अब इस तरीके से हम देखें जो है तो ये हमें कुल मिलाकर के मोटे मोटे तौर पे जो है दिख रहा है, लेकिन अभी भी बहुत अधिक पैसा आना है क्योंकि बजट का साइज है 40 लाख करोड़ का, ठीक है। तो अब देखिए 40 लाख करोड़ जो है, लेकिन टैक्सेस वगैरह का हम जो है पूरा जो है मामला देखते हैं तो वो जो है सारा कुछ मिला करके जो है 27 लाख करोड़ ये में दिखता है। तो बहुत सारा पैसा अभी जो है बचा हुआ, अब वो कहां कहां से उठ करके आएगा उसको देखिए। तो यहां पर जो है देखिए कैपिटल रिसिप्ट लिखा है, ठीक है। कुल कैपिटल रिसिप्ट कितना है तो 17 लाख करोड़ आ रहा है, 17,40,000 करोड़ आ रहा है कैपिटल रिसिप्ट से। कैपिटल रिसिप्ट को हमेशा ही अच्छा नहीं माना गया है, क्यों? क्योंकि जब भी कोई कैपिटल रिसिप्ट होगी, जब भी कोई कैपिटल पूंजीगत प्राप्ति होगी तो पूंजीगत प्राप्ति के साथ दो शर्तें अपने आप बंधी हुई आती हैं। पहली ये कि अगर जो है पूंजीगत प्राप्ति है तो उससे जो है देयता बनेगी, लायबिलिटी क्रिएट होगी। मान लीजिए पूंजीगत प्राप्ति क्या होगी, आपने किसी से लोन लिया, तो जब आप लोन लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको ब्याज देना होगा उसका, यानी आपकी देयता बढ़ेगी। या एक तो ये हो गया कि आप पूंजीगत प्राप्ति लोन लेकर के करेंगे, आईएमएफ से करें, विश्व बैंक से करें, देश के अंदर से उठा लें, कहीं से उठा लें, लेकिन उस लोन को आपको भरना है, उस पर ब्याज भी आपको देना है, तो वो देता। या फिर आपको पूंजीगत प्राप्ति इस प्रकार से होगी कि आप सरकारी कंपनियों का कुछ हिस्सा बेच दें, तो इससे क्या होगा कि आपका एसेट कम होगा। इसीलिए पूंजीगत प्राप्ति को हमेशा यह दिमाग में बिठा लीजिए कि अच्छा नहीं माना जाता है, हमेशा राजस्व प्राप्तियों को अच्छा माना जाता है। उनमें भी टैक्स से जो सरकार को आय होती है उसे ही सबसे शानदार माना जाता है, और पूंजीगत प्राप्तियों को बहुत ही गलत माना जाता है। लेकिन हमारा बजट पूंजीगत प्राप्तियों के बल पे ही चल रहा है। उन पूंजीगत प्राप्तियों में भी कितना पैसा हम ऋण लेके आ रहे हैं उसको देखिए। तो कुल मिलाकर 17,40,000 करोड़ का हमारा जो है पूंजीगत प्राप्ति है, यहां से हम पैसा ला रहे हैं। इसमें से डेब्ट कितना है, कर्ज कितना है, तो 16,61,000 करोड़ कर्ज है भैया। बजट आप बहुत इस तरीके से देख रहे हो, वो जो परसेंटेज में पढ़ते हैं राजकोषीय घाटा जीडीपी के इतने प्रतिशत, तो हमें बहुत छोटा लगता है। यहां देखिए तो ये बहुत बड़ा है। हमारा बजट जो है सीधे सीधे 16,60,000 करोड़ रुपए ऋण लेकर के बन रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यह ऋण ज्यादातर देश से उठाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से ये जो हमने बताया कि 16.5 लाख करोड़ ऋण आ रहा है, इसमें से मार्केट से लोन लिया जा रहा है कितना, तो 11.5 करोड़। इसमें से जो स्मॉल सेविंग स्टेट प्रोविडेंट फंड होता है, जो असल में जनता का पैसा है, उससे सरकार जो है ऋण लेती है। तो वहां से इस बजट में कितना उठा के आ रहा पैसा, तो 4,45,000 करोड़। तो 4,45,000 करोड़ प्लस 11,45,000 करोड़, और तो ये पूरा डेब्ट, और उसमें से थोड़ा बहुत अदर जो है इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा कैपिटल रिसिप्ट है। तो कहने का मतलब है इधर जो हम नीचे देख रहे हैं, इसके नीचे जो देख रहे हैं, ये जो है एक प्रकार से सरकार की आय है, लेकिन ये सब जो है लोन लेकर के पैसा आया जा रहा है, तब ये सारी चीजें हो रही हैं। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर एक बात और आपको बता दूं, तो आपने बहुत बार सुना होगा राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा तो यही है ना भैया, ये जो आप लोन लेकर के आ रहे हैं यही तो राजकोषीय घाटा है। आप कई बार सुनेंगे कि प्रभावी जो है प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा क्या है कि ये देखिए, अभी हमने ये देखा ना खर्च कहां कहां होगा, तो इसमें आप देखेंगे तो खर्च जो है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट पर बहुत ज्यादा जो है पैसा खर्च होगा, ठीक है। यहां पर अच्छे से देखिए, यहां पर 9.41 लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट, हालांकि इससे ज्यादा है, और भी कुछ चीजें इसमें जुड़ेंगे, हम आगे चार्ट पर देखेंगे, ठीक है। तो
इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करना पड़ रहा है ना। सबसे ज्यादा बजट में जो खर्च की मद है भारत सरकार के, वो इंटरेस्ट पेमेंट है। और वो इंटरेस्ट पेमेंट है क्या? जो हम ऐसे ही हर वर्ष बजट में पैसा लेते जा रहे हैं उधार बनाने के लिए। उधारी का जो बजट चल रहा है, उस बजट पे हर साल जो उधार लेते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उस पे ब्याज देना होता है। और वो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है कि इस समय ब्याज अदायगी सबसे बड़ा मद है खर्च का। तो जब हम ये देखना चाहते हैं कि इस साल का बजट हमारा जो है, अगर हम ब्याज अदायगी को हटा देंगे, क्योंकि ब्याज अदायगी तो इस वर्ष का नहीं है, वो तो कई वर्षों का है, तो अगर ब्याज अदायगी को हम हटा देंगे तो हम देखना चाहते हैं कि तब हमारा बजट सरप्लस में है या घाटे में है। ये क्या है? ये घाटे का बजट है। तो पता चलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे कि भैया ये जो है प्राथमिक घाटा है। ठीक है, इसी तरीके से घाटा का कैलकुलेशन होता है। चलिए, अब इतना समझ आ गया, अब आगे बढ़िए। न भी समझ में आया हो तो क्षमा करिएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। अब आइए देखिए, ये बड़ा सुंदर सा चार्ट है, व्यय की संरचना कैसे है, इस वर्ष के बजट में व्यय की संरचना कैसी है। तो जितना बड़ा बॉक्स उतना ज्यादा हिस्सा। देखिए, ये पैसा जो खर्च हो रहा है, इसमें इंटरेस्ट पर सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है भैया। देखिए, इतना बड़ा बॉक्स है, मतलब इंटरेस्ट पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। हम ऐसे भी देखेंगे नंबर के अकॉर्डिंग भी, लेकिन ये बड़ा सुंदर है, आप जो है समझ सकते हैं। ये देखिए, पेंशन पे कितना पैसा जा रहा है। अभी पेंशन पर फिर से राजनीति शुरू हो गई है। अभी देखिए, जबकि 2005 से पेंशन बंद है, आर्म्ड सर्विसेज को छोड़ करके किसी को पेंशन दिया नहीं जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी पेंशन का इतना बड़ा मद है। तो आप सोच लीजिए कि अगर पेंशन सभी सरकारी कर्मचारियों को, चाहे राज्य के हो केंद्र के हो, अगर दिया जाना शुरू होगा तो देश की स्थिति क्या हो जाएगी, यहां से आप समझ सकते हैं। इसके बाद स्टेट का क्या एलोकेशन है, ये देख सकते हैं। हेल्थ को कितना दिया जा रहा है, ये देख सकते हैं। बहुत सुंदर चार्ट है ये जो है। अर्बन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर के लिए कितना जा रहा है, एनर्जी के लिए क्या कितना जा रहा है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन के लिए कितना जा रहा है, बड़े अच्छे तरीके से जो है। डिफेंस के लिए कितना जा रहा है बजट में, ये सब आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार ये चार्ट है। अब जो है व्यय की प्रमुख मदें जो है उनमें किस तरीके से जो है हुआ है। अब ये देखिए, 2020-21 बजट एस्टीमेट 2021-22 और बजट एस्टीमेट 2022-23, ये पूरा जो है देख सकते हैं प्रमुख मदों को कहां कहां जा रहा है। इसके बाद जो है केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, तो यहां पर ये बड़ा सुंदर सा चार्ट है जो कि 1 रुपए को बजट को मान करके सारी बात समझा देता है। तो रुपया आता है तो कहां से आ रहा है? उधार और अन्य देयताएं से 35 पैसा आ रहा है। अगर 1 रुपए पूरा बजट का साइज है तो 35 पैसे कहां आ रहा है? उधार और अन्य देयताओं से। उधार मांग करके 100 रुपए का बजट हम बना रहे हैं या 1 रुपए का बजट बना रहे हैं, तो 35 पैसे हम उधार मांग के बजट बना रहे हैं। ये समझिए कितनी जो है दिक्कत है। निगम कर से कितना आता है? 15 पैसा। आय कर से कितना आता है? 15 पैसा। हमने देखा था कि मामूली ही अंतर था। सीमा शुल्क से कितना आता है? 5 पैसा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से कितना आता है? 7 पैसा। माल और सेवा कर से कितना आता है? 16 पैसा। कर भिन्न राजस्व 5 पैसे और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 2 पैसा। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये इससे जितना अधिक पैसा आए वो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे जितना कम पैसा आए उतना अच्छा है। उधार और अन्य देयताओं से जो है, लाइबिलिटीज से बजट नहीं बनाया जाना चाहिए। अब रुपया जाता कहां है? तो हमने देखा उधार और अन्य देयताएं, उसी तरीके से अब रुपया जाता कहां है वो देखिए। ब्याज अदायगी 20 पैसे। तो ये ब्याज, ये जो यहां से पैसा हर साल हम उठाते हैं उसका ब्याज हर साल का भरते हैं, और वो इतना धीरे 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 ज्यादा इकट्ठा हो गया है कि हम जो 1 रुपए का बजट बनाते हैं उसमें से 20 पैसा तो हम केवल ब्याज भरने में लगा देते हैं। अब सोचिए 20 पैसे की बात हो रही, 20 पैसा कितना बड़ा है। तो आप देखेंगे कि रक्षा पर हम केवल 8 पैसा खर्च कर रहे हैं, रक्षा पर हम 8 पैसा खर्च कर रहे हैं और ब्याज भरने में हम 20 पैसा खर्च कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजों को आप देख सकते हैं। तो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 15 पैसे, रक्षा 8 पैसा, आर्थिक सहायता 8 पैसा, वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण 10 पैसा, पेंशन 4 पैसा। सोचिए पेंशन पर इतना बड़ा विवाद हुआ और पेंशन पे 4 पैसा जा रहा है जबकि ब्याज अदायगी पे 20 पैसा जा रहा है। ये इतना बड़ा हो गया और हर साल हम उस लोन को चुकाने की अपेक्षा
उस पे और क्या कर रहे हैं, और ज्यादा एड ऑन कर रहे हैं। तो ये 20 पैसा से भविष्य में और बढ़ता ही जाने वाला है, क्योंकि हम लगातार पैसा लेते ही जा रहे हैं। ठीक है, ये समझ आया। तो ये ध्यान रखिए कि 1 रुपए के बजट में 35 पैसा उधार का है। आगे आइए, बजट का सार, प्रमुख आंकड़े। तो अब इसमें पूरा जो है डिटेलिंग में है, कितना कितना है पूरा जो है चार्ट बनाकर। तो राजस्व प्राप्तियां तो आप देख सकते हैं 2020-21 में कितना था जो है वास्तविक, तो 16,33,000 करोड़ था। ठीक है, 2021-22 में बजट अनुमान है, पूरा डाटा तो 31 मार्च के बाद ही आएगा, 17,88,000। तो आप देख रहे हैं इसमें जंप है। इसके बाद जो है 2021-22 संशोधित अनुमान में जो है ये बढ़ गया है। ठीक है, संशोधित अनुमान में बढ़ गया है क्योंकि 9 महीने का फिगर आ गया है, तो पता चल गया है कि अगले 3 महीने में क्या होगा। 2022-23 में ये अनुमान है 22 लाख करोड़ का, और मुझे उम्मीद है ये बढ़ेगा, ये बहुत बढ़ेगा जो है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो 18,75,000 था, ये घटा है 16 लाख, फिर जो है 16,91,000, इस बार थोड़ा बढ़ गया 17,40,000। इसमें जो है कोरोना पेंडेमिक का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं, पूंजीगत प्राप्तियां जितना बजट में कम हो उतना अच्छा बजट, राजस्व प्राप्तियां बजट में जितना अधिक उतना अच्छा बजट। लेकिन बजट में जब हम खर्च को देखें तो पूंजीगत खर्च जितना अधिक उतना अच्छा बजट, और राजस्व व्यय जितना कम उतना अच्छा। तो राजस्व प्राप्ति बहुत अच्छी है लेकिन राजस्व व्यय बहुत खराब, पूंजीगत प्राप्ति बहुत खराब है लेकिन पूंजीगत खर्च बहुत अच्छा। तो ये जो है डिफरेंस समझते चलिए। अब जो है कुल इसमें जो है प्रभावी पूंजीगत व्यय, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ये सारा आपको आंकड़े से यहां पर जो है दिखाया गया। जैसे देखिए राजकोषीय घाटा को कितना लिखा गया, 16,61,196, यही तो हमने देखा था, 16,61,196, यही तो मैंने आपको बताया था। रुक जाइए, फिर से हम लोग पीछे चलें, इसको देख लें ताकि हमारी लर्निंग जो है एकदम क्लियर हो, हम क्या समझ रहे थे। यही तो हमने देखा, कितना है 16,61,000। अब इसमें केवल 2 ही नंबर है तो 16,61,000। ठीक है, यही तो हमने बताया था कि यही जो है हमारा क्या है, राजकोषीय घाटा है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, राजस्व घाटा का क्या मतलब, राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। तो राजस्व घाटा को हमेशा गलत माना जाता है, क्योंकि मतलब राजस्व खर्च में भी अगर बजट हो जाए तो उसके बाद प्राथमिक घाटा आप देख लीजिए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इन सब आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आइए राजकोषीय घाटा वित्त पोषण के स्रोत, तो कहां कहां से वित्त लेकर के आ रहे हैं वो तो हमने डिटेल में देख ही लिया। तो अल्प बचतों के बदले प्रतिभूतियां, ठीक है, जो बांड्स वगैरह जारी करते हैं, तो उससे जो है ये पैसा ज्यादा उठा करके ला रहे हैं। देखिए विदेशी ऋण, वही मैंने आपसे कहा कि विदेशी ऋण से कम पैसा आ रहा है। अन्य प्राप्तियां, आरक्षित निधि, जमा राशि और अग्रिम, ये सारा, और ये बाजार से उधार। ठीक है, इस तरीके से ये पैसा लेकर के आ रहे हैं लोग, घाटे का वित्त पोषण हो रहा है। अब देखिए घाटे की प्रवृत्ति, अब यहां पर आप देखिए हम कितने बात कर रहे थे राजकोषीय घाटा, 16,61,000 करोड़, यानी कुल बजट का साइज कितना है 40 लाख करोड़, और घाटा कितना है 16,61,000 करोड़ का घाटा है। लेकिन जब हम इसे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में समझते हैं तो हमें कम लगता है। अब आप ही सोचिए, अपने स्वयं के घर के बजट से देख करके देखिए कि आपके घर का जो है कुल बजट साल का 10 लाख करोड़ है, और उस 10 लाख है, उसमें से जो है आप 3.5-4 लाख रुपया जो है लोन लेकर के अपना बजट बना रहे हैं, मतलब अपना खर्च कर रहे हैं, आपके ऊपर उधारी चढ़ जा रही है एक साल में। कितना मतलब स्थिति ठीक नहीं मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन ठीक है, सरकारों का बजट इसी तरह होता ही है। तो राजकोषीय घाटा ये जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है, इसलिए हमें ज्यादा नहीं दिखता। बात कितनी हो रही है इस वर्ष, 16,61,000 करोड़ की, 9.2। 2021 ये वास्तविक फिगर है। राजकोषीय घाटा कितना था, 9.2। 2021-22 बजट अनुमान 6.8, संशोधित अनुमान में ये बताया गया है कि ये 1.1% बढ़ गया। अभी 2022-23 के लिए अनुमान है 6.4 का। इसी तरह से राजस्व घाटा 7.3 से अभी 3.8 राजस्व घाटा।
तो होना ही नहीं चाहिए, ये बहुत मतलब जो है गलत माना जाता है। प्राथमिक घाटा 2.6। प्राथमिक घाटा का मतलब ये है कि अगर हमें जो है वो जो 20 पैसा हम दे रहे हैं ना, ब्याज दे रहे हैं, अगर वो ब्याज हमें नहीं देना होगा तब भी हमारा बजट सरप्लस में नहीं है, हम घाटे में। समझ गए आप मेरी बात? हमने क्या कहा कि बजट में व्यय में 20 पैसा जो 1 रुपया है का बजट है, उसमें 20 पैसा हम किस लिए खर्च करते हैं? तो हम जो है जो ऋण लिए हैं पिछले कई वर्षों में उसका ब्याज देते हैं। तो हम अगर उस ब्याज को हमें न देना हो, मान लीजिए कि भगवान आ गए और उन्होंने कहा कि भारत का सारा ऋण साफ, अब 1 रुपया भी ब्याज नहीं देना होगा, तब हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारा बजट 1 रुपया भी ऋण नहीं देना होगा तब भी हमारा बजट सरप्लस है कि नहीं है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि नहीं, सरप्लस नहीं होगा, तब भी जो है हमें उधार मांग करके लाना होगा ही होगा। ठीक है, अब जो है इतनी बात हमने जो है ठीक से समझ ली। तो अगर आपको ये सारी बातें ठीक से समझ आ गई हैं तो भी कमेंट करके बताइए, कोई प्रश्न है आपका तो भी कमेंट करके बताइए, और आपको कैसा लगा इतना सफर वो भी कमेंट करके बताइए। अब आइए अगले पे। तो विकास की प्राथमिकताएं, तो अमृत काल में प्रवेश करते हुए भारत जो 100 वर्ष होगा जब आजादी के, 25 वर्ष की लंबी पहुंच, बजट 4 प्राथमिकताओं के साथ विकास को गति प्रदान कर रहा है। इस बार का बजट क्या क्या है वो, तो पीएम गति शक्ति, इस पर जो है बहुत जोर है। ये एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें बहुत सारी चीजों की बात की गई है। समावेशी विकास, तो निश्चित रूप से समावेशी विकास की जरूरत भी है भारत को। ठीक है, इसके अलावा उत्पादकता वृद्धि एवं निवेश, नवोदित एवं विकासशील अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई और निवेश का वित्त पोषण, ये 4 पिलर्स हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम जो है सबको पढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति, तो पीएम गति शक्ति को संचालित करने वाले 7 इंजन निम्नलिखित हैं। तो पीएम गति शक्ति को संचालित करने के लिए 7 इंजन है। कौन कौन से? तो सड़कें हैं, रेलवे है, हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह, जल परिवहन, जल मार्ग एवं संभारिकी अवसंरचना, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब एक एक करके आइए देखें कि सब क्षेत्रों में क्या हो रहा है। तो पीएम गति शक्ति को एक बार देख लें, यहां पर ये पीआईबी का चार्ट है। तो बताया जा रहा है कि वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा करना है। तो एक वर्ष में, ये बड़ा आंकड़ा है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाना है। ओपन सोर्स मोबिलिटी, डाक एवं रेल नेटवर्क का एकीकरण करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना एक स्टेशन एक उत्पाद का है। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा कि 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। शहरी परिवहन एवं रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी। राष्ट्रीय रोपवेज विकास योजना, ये सारी चीजें पीएम गति शक्ति में बात की गई है। ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाओं को गति शक्ति के ढांचे से संरेखित किया जाएगा। पीआईबी की हिंदी कमाल की है। तो सड़क परिवहन में क्या कहा जा रहा है, वही जो हमने कहा, 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। हालांकि ये तो सब टोल से वसूला जाना है, तो भैया बनाओ, टोल लगाओ, वसूलो, नहीं तो 20,000 करोड़ में तो 1,000 किलोमीटर का राजमार्ग बनेगा, वो एक्सप्रेसवे वाली बात। ठीक है, चाहे ज्यादा ही लग जाएगा। वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की जो हमने बात की। इसके बाद रेलवे की, तो 400 वंदे भारत जो है ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बाद रेल बजट एक बार जो है आप देख लीजिए, जैसा कि हम जानते हैं कि रेल बजट अब जो है एक ही साथ बजट के साथ आता है। तो रेल बजट का पूरा, तो परिचालन अनुपात क्या है, तो परिचालन अनुपात जो है प्रतिशत में, तो लगातार ये सुधर रहा है। 22-23 में ये माना गया है कि 96.98 होगा, यानी प्रत्येक 100 रुपए कमाने के लिए ये कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, वो बात यहाँ जो है बताया जा रहा है। ये जैसे यातायात से कुल आय और कुल संचालन, तो यहाँ देखिए 1,40,571 करोड़ बता रहा है, और कुल संचालन से व्यय क्या हुआ, 1,36,568 करोड़ जो है। इस तरीके से ये रेलवे का, रेलवे की आय, यात्री से, माल ढुलाई से, ये सब चार्ट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सारी चीजें जो है अच्छे से बताई गई हैं। तो
ये परिचालन अनुपात लगातार सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड महामारी में सबसे जो प्रभावित क्षेत्र था वो उसमें से रेलवे एक बहुत महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र था, और पूरा जो है रेलवे के इतिहास से आप जैसा कि जानते हैं कि रेलों के पहिए कभी रुके नहीं थे, लेकिन इस पेंडेमिक में रेलों का पहिया भी रुक गया, जो पहला लॉकडाउन हुआ उसमें। और रेलवे अभी भी पटरी पर नहीं आ पाया है अच्छे ढंग से जैसे आना चाहिए, अभी भी पूरी तरीके से पटरी पर नहीं आ पाया है। खास करके मैं बात कर रहा हूं यात्री ट्रेनों की। पर्वतमाला की बात तो 60 किलोमीटर लंबाई की 8 रोपवे बनाने की बात हो रही है। समावेशी विकास के तहत कृषि की बात जो है तो 63 करोड़ किसानों को गेहूं एवं धान की खरीद के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष भुगतान किया गया है, तो एमएसपी के तहत जो खरीद की गई है। संपूर्ण देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इसका भी जो है आश्वासन दिया गया है। प्रारंभिक फोकस है गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारे में किसानों की भूमि पर है, तो उसके आसपास करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए स्टार्टअप को वित्त पोषित करने हेतु सम्मिश्रित पूंजी के साथ निधि की सुविधा प्रदान करेगा। तो नाबार्ड जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उनके लिए जो है, तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें हैं। 163 लाख किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, फसल कटाई के बाद मोटे अनाज से बने उत्पादों के मूल्य वर्धन, वहां पर किसानों का लेकर के 63 करोड़, वो डाटा गलत हो गया था, 163 लाख है, 1.63 करोड़। पीपी मोड में किसानों को डिजिटल एवं हाईटेक सेवाओं की डिलीवरी, किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन का उपयोग, 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना, ये सारी बात की गई है एग्रीकल्चर के लिए। एमएसएमई के लिए क्या किया गया है, इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस है क्योंकि यही क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार जनरेट करता है। तो उद्यम 1, ई श्रम 2 और एनसीएस तथा असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो इन पोर्टलों को आपस में जोड़ना है। 130 लाख एमएसएमई ने आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त ऋण प्रदान किया है। ये सारी चीजें 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया है। कौशल विकास, तो कौशल विकास जो है नरेंद्र मोदी 1.0 जो सरकार थी पहले, उसने बहुत कौशल विकास की बात की, लेकिन कौशल विकास के लिए योजनाएं भी बहुत चली, लेकिन उस तरीके से ये जमीन पर उतर के नहीं आ पाया। तो अब ऑनलाइन इसके लिए जो है काम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल, पुनः कौशल अथवा कौशल संवर्धन हेतु सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल एंड लाइवलीहुड, तो डेस स्टेक ई पोर्टल ये प्रारंभ किया जाएगा। तो इस पोर्टल को आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। शिक्षा, तो पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा। तो 200 टीवी चैनल्स इसके लिए आ रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से वितरण हेतु उच्च गुणवत्ता वाली ई सामग्री विकसित की जाएगी। तो ई मटेरियल जो है विकसित करेंगे, इसके लिए ये बात की जा रही है। तो ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर है। यहाँ देखिए, तो सार्वभौम शिक्षा के साथ डिजिटल विश्वविद्यालय, तो डिजिटल विश्वविद्यालय की बात हो रही है, ठीक है। तो आने वाले वर्षों में अब देखिए जो मेटा की बात हो रही है, पूरा आपने जरूर नाम सुना होगा। मेटा एक बहुत विस्तृत जो है कार्यक्रम है। हम प्रयास करेंगे कि आगे मेटा पर जो है हम बात कर पाएं। तो मेटा वगैरह जब आ जाएगा तो ये दुनिया जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें जी रहे हैं, ये पूरी तरीके से अलग हो जाएगी। 2030 2040 की दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया होगी। अभी देखिए डिजिटल विश्वविद्यालय की बात होने लगी। डिजिटल शिक्षकों के जरिए उच्च गुणवत्ता, ड्रोन एज और सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा, देश स्टेक ई पोर्टल की शुरुआत, तो ये एक देश स्टेक ई पोर्टल की शुरुआत, कौशल एवं आजीविका के लिए डिजिटल परिवेश, 1 क्लास 1 टीवी, तो चैनल कार्यक्रम का 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा। गणित एवं विज्ञान में 750 वर्चुअल लैब, अब लैब भी वर्चुअल, ठीक है। ये सारी बातें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है, तो 2022-23 राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक मुक्त मंच प्रदान करता है, जिसे प्रारंभ किया जाना है। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पर जो है शुरू किया जाएगा, इसकी बात की गई है बजट में।
तो यहां पर आप देखिए जो है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, इस पर जो है कितना करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। पीएम पोषण पर कितना रुपया खर्च हो रहा है। मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति, ठीक है। तो स्वास्थ्य वर्ष 2022-23 में परिव्यय बजटीय आवंटन तो 20,263, 10,234, 1,472 और 3,184 करोड़ रुपए की बात यहां हो रही है। सक्षम आंगनबाड़ी, ठीक है। तो 2 लाख आंगनबाड़ियों का सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन करना है, अपग्रेडेशन किया जाना है। अब सक्षम आंगनबाड़ी का क्या जो है वो है पैरामीटर है, वो कमेंट करके बताइए। हर घर नल से जल, तो ये बात कही जा रही है कि 2022-23 में हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत 2022-23 में 8 करोड़ घरों को सम्मिलित करना है इसके तहत, और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सभी के लिए आवास की बात हो रही है, तो केंद्रीय बजट 2022-23 में सभी के लिए आवास की बात हो रही है, और 2022-23 में 80 लाख नए आवास बनाने जाने की बात है। लाख करोड़ का पूरा जो है वो रिपीट हो जा रहा है बार बार। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन क्या है इसमें, तो पूर्वोत्तर में आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि प्रदान करते हुए केंद्रीय बजट 2022-23 में नई योजना पीएम डिवाइन योजना प्रारंभ की गई है, और योजना के तहत युवाओं एवं महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करने हेतु 1500 करोड़ रुपए प्रारंभ किया गया। तो पीएम डिवाइन योजना क्या है ये इसमें। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो जीवंत विलेज प्रोग्राम क्या है, तो उत्तरी सीमा पर विरल जनसंख्या, जहां जनसंख्या बहुत दूर दूर है, सीमित संपर्क है जहां पर, और आधारिक और संरचना वाले सीमावर्ती जो गांव हैं वहां वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जो है ये प्रारंभ किया जाएगा। बैंकिंग में क्या हो रहा है, तो 5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर संचालित होंगे। तो डाक खाना जैसा कि आप जानते हैं कि जमा स्वीकार करते हैं जो है, लेकिन अब ये जो है पूरी तरीके से बैंकों की तरह ही नहीं, क्योंकि अब डाक का काम तो धीरे धीरे कम ही हो रहा है। हालांकि कुरियर का बहुत हो गया जो गुड्स वगैरह के लिए, लेकिन अभी जो है डाक विभाग उस तरीके से कर नहीं पाया। इसके अलावा अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां होंगी। ई पासपोर्ट बनाने की बात हो रही है, तो चिप्स यानी एम्बेडेड चिप्स एवं अत्याधुनिक फ्यूचरिस्टिक तकनीक के साथ ई पासपोर्ट बनाया जाएगा। तो पासपोर्ट में भी अपग्रेडेशन करना है। इसके अलावा शहरी नियोजन की बात करें तो भवन उप नियमों का आधुनिकीकरण होगा। शहरी नियोजन योजना, टाउन प्लानिंग स्कीम एवं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लागू किया जाएगा, और शहरी क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, और बैटरी स्वीपिंग नीति को लाए जाने की बात की जा रही है। भू अभिलेख प्रबंधन, तो भू अभिलेखों के सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या बनेगी। त्वरित कारपोरेट निर्गमन, अब ये सब सुधार की बातें हो रही हैं, तो कंपनियों के त्वरित समापन हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटर कारपोरेट एग्जिट सीपेस की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा एवीजी प्रोत्साहन बल प्रमोशनल टास्क फोर्स, ठीक है, ये सारी बातें की गई हैं। दूरसंचार क्षेत्र में उत्पादन सहलगन प्रोत्साहन योजना, जिसे PIL स्कीम कहा जा रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के हिस्से के रूप में 5G के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम बनाने के लिए आधारित विनिर्माण योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा निर्यात संवर्धन, तो राज्यों को उद्यम एवं सेवा केंद्रों के विकास में भागीदार बनने में सक्षम बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को एक नए कानून से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य जो है लंबे समय से चला रहा है, उस पर क्या क्या हो रहा है, तो 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी अधिप्राप्ति बजट के प्रायोजन विशिष्ट का 68%, 2021-22 में 58 से ऊपर है। तो इतना जो है बढ़ोतरी हुई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के प्रायोजन विशिष्ट के लिए 25% के साथ खोला जाएगा। परीक्षण एवं प्रमाणन आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु स्वतंत्र नोडल प्रक्षेत्र अम्ब्रेला निकाय की स्थापना की जाएगी। तो हिंदी देखते हुए चलिए, सब PIB की हिंदी आपको पढ़ने को मिल रही है। ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्रवाई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय। तो 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य को
सरकार ने निर्धारित किया है उसको पूर्ण करने के लिए ये बताया जा रहा है कि उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। तो यहां पे आप देखें कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण। तो कार्बन तटस्थ हम लोग होने के लिए तो क्या है, उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के निर्माण के लिए 19,500 करोड़, जैसा कि बताया। नए व्यवसायों और रोजगारों में उत्पादकता एवं अवसर सृजित करने के लिए वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का संक्रमण। थर्मल पावर संयंत्रों में 5 से 7%, ये एक महत्वपूर्ण बात है। बायोमास पेलेट को जलाने का प्रस्ताव 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने का उससे अनुमान है। कोल गैसीकरण तथा कोयले को रसायन में बदलने के लिए 4 प्रमुख परियोजनाओं को भी लाने की बात की गई है। तो सौर क्षमता का लक्ष्य क्या है, तो वर्ष 2030 तक जैसा कि मैंने बताया 280 गीगावाट, और जो है पूर्णतः समेकित उत्पादन इकाइयों को प्राथमिकता देने के लिए 19,500 करोड़। सार्वजनिक पूंजी निवेश की बात करें तो 2022-23 में निजी निवेश एवं मांग को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निवेश जारी रहेगा। तो ये सार्वजनिक सरकार निवेश करेगी। 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 4% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो चालू वर्ष में 5.5 लाख करोड़ रुपए था। तो इसमें जो है 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 9% था। केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 में 68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो जीडीपी का 4.5% है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, जैसा कि आप जानते हैं, जो आभासी मुद्रा का पूरा कॉन्सेप्ट था, जिसमें जिसे हम क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं, जिसमें बिटकॉइन सबसे बड़ा नाम है। तो उसमें जो है ये अनुमान लगा कि जितने लोग भारत में शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है, उससे 2 गुने लोग जो है क्रिप्टो वर्ल्ड में इन्वेस्टेड हैं। तो पूरा क्रिप्टो करेंसीज में भारत में सरकार जो है उस पर जो है ये भी बात थी कि वो लेकर के आएगी पूरा, जो है शायद उसको बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी सरकार ने कह दिया कि क्रिप्टो से जो आय होगी, क्वाइन से जो आय होगी, उस पर 30% हमें टैक्स चाहिए, फ्लैट चाहिए। तो अभी ये हो गया कि चलिए ठीक है। तो अब जो है, अब सरकार के ऊपर दबाव है कि अब अपना रुपया हमको लेकर के आना होगा, नहीं तो प्राइवेट करेंसीज जो कि मतलब किसी भी संप्रभु द्वारा रेगुलेट नहीं हो रही है, किसी देश द्वारा, तो उससे अच्छा है कि हम लेकर आए। चाइना अपना लेकर के आ गया है, तो डिजिटल रुपए की बात हो रही है कि हम डिजिटल रुपया लेकर के आएंगे, ताकि जिसको जो है करना है तो उसी तरीके से करना है। अब आप कहेंगे कि गूगल पे और इन सब चीज़ों से हम पैसा लिखते हैं और पैसा दूसरे में पहुंच जाता, 15,000 लिख दिया, 15,000 पहुंच गया, दबा दिया बटन, तो ये भी तो डिजिटल रुपया है। असल में डिजिटल रुपया नहीं है, डिजिटल रुपये का पूरा कॉन्सेप्ट अलग होगा। ये तो एक खाते से दूसरे खाते में, एक बैंक से दूसरे बैंक में जो है ये इस तरीके से हो रहा है। लेकिन वहाँ जो है सारे अकाउंट्स वगैरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होंगे, तो बैंकों का महत्व बड़ा जो है उसमें कम हो जाएगा, और पूरा जो है एक प्रकार से सरकारों को जो है बहुत सारे डाटा जो है आम व्यक्तियों के उसके जरिए मिलेंगे। अब ये पूरी तरीके से जब आएगा तो हमें पता चलेगा कि ये किस प्रकार से अलग है। अगला, राज्यों को अधिक राजकोषीय स्थान प्रदान करना। तो क्या है इसमें, तो पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना के लिए परिवर्धित परिव्यय। तो बजट अनुमान में 10,000 करोड़ रुपए से चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 15,000 करोड़। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, और 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% के राजकोषीय घाटे की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें से 5% ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों से जुड़े होंगे। तो निवेश के लिए वित्त पोषण, तो सकल राजकोषीय घाटे में कमी, राज्यों को बृहत राजकोषीय दायरा क्या है, तो सकल राजकोषीय घाटे में कमी वर्ष 2022-21 RE 4.6, रिवाइज्ड एस्टिमेट वर्ष 2020-21-22 बजट एस्टिमेट 3.7%। तो पूंजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना परिव्यय में विस्तार, राज्यों को GSDP के 4% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई है, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब कर प्रस्ताव की बात कर लें हम सबसे अंत में। तो कर की बात क्या है, तो कर संबंधी गलतियों को सुधारने के लिए करदाताओं को रिटर्न वर्ष के अंत से 2 वर्ष के भीतर दाखिल किया जा सकता है। तो आपने रिटर्न कर दिया, कोई गलती है, तो आप 2 वर्ष के अंदर उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कही गई है।
और कोई भी जो है टैक्स स्लैब में छूट नहीं दी गई है। जो पिछले साल था वही यथावत रखा गया है, तो कोई भी अतिरिक्त छूट इसमें नहीं मिली है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीए खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती सीमा को बढ़ाया गया है। दिव्यांगों को कर में राहत दी गई है। सहकारिता के लिए वैकल्पिक न्यूनतम दर और उपकर को कम किया गया है। इसके अलावा पात्र स्टार्टअप को कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए निगमन अवधि में 1 वर्ष का विस्तार किया गया है। बार बार की जाने वाली मुकदमेबाजी को रोकने के लिए बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है कि भाई ये टैक्स पेयर हैं, ये पैसा देते हैं, उसी से देश चलता है, इनको जो है थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट किया जाए। इसके अलावा वर्चुअल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से, इसमें ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी की बात है, 30% पर उस पर फ्लैट टैक्स लगाएंगे। तो एक प्रकार से ये लोग मान रहे हैं कि जब सरकार टैक्स लगा रही है तो भैया सरकार ने इसको जो है वैलिड मान लिया है। कारोबारी खर्च के तौर पर बिना अनुमति वाली आय और मुनाफे पर अधिभार या उपकर ये लगाएंगे। सेस की बात हो रही है। अब जो है अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो गई, इनडायरेक्ट की। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में आईटी से संचालित सीमा शुल्क प्रशासन चरणबद्ध तरीके से आयातित पूंजीगत वस्तुओं और परियोजनाओं में रियायती दरों को खत्म किया जाएगा और उन पर 7.5% शुल्क दर लागू होगी। सरकार बहुत ज्यादा टैक्स का दायरा बढ़ाना चाहती है क्योंकि बहुत ज्यादा घाटे का बजट हमारा बन रहा है, जैसा कि आपने देखा ही। गैर मिश्रित ईंधन पर अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क, देश में इलेक्ट्रॉनिक निर्माण को सुविधा बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्क दरों में संशोधन, कृषि क्षेत्र के औजारों एवं उपकरणों के निर्माण के लिए छूट को युक्ति संगत बनाया जाएगा। अभी शायद युक्ति संगत यह नहीं है। स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क में छूट। इसके अलावा झींगा पालन के लिए आवश्यक इनपुट के लिए शुल्क में कटौती की गई है। सीमा शुल्क में छूट और टैरिफ के सरलीकरण की समीक्षा की गई है। ये सारे अप्रत्यक्ष कर में कोई बहुत बड़ी इसमें जो है घोषणा नहीं हुई है। तो इस प्रकार से बजट 2022-23 को हमने पढ़ा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।